दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें हम देखते हैं क्लास फॉरेन ट्रेड 1.5 टॉपिक है हमारा ये। तो फॉरेन ट्रेड ने किस तरह भारत को नुकसान पहुंचाया था, इंडियन इकोनॉमी डैमेज कैसे होती रही ब्रिटिश फॉरेन ट्रेड रूल्स की वजह से। इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंसेंट टाइम्स। तो एंसेंट टाइम्स से ही इंडिया एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन रहा था। बट द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कॉमोडिटी प्रोडक्शन, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज क्या होता है, यानी कि एक रोक करना, कंट्रोल करने वाली पॉलिसीज थी कॉमोडिटी प्रोडक्शन की। कॉमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड, ट्रेड और टैरिफ बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो कुछ कॉमोडिटी प्रोडक्शन की रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी अपनाई थी, जिसका अपोजिट इफेक्ट पड़ा, एडवर्सली मीन्स अपोजिट, अफेक्टेड द स्ट्रक्चर। तो किस किस पर इसका असर पड़ा था, स्ट्रक्चर पर, कंपोजिशन पर और वॉल्यूम ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, इंडिया के फॉरेन ट्रेड वॉल्यूम पर असर पड़ा। यानी वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, कितनी क्वांटिटी में कितना माल कहाँ जाना, तो एक वॉल्यूम कहलाता है वो। कंसिक्वेंटली इसके रिजल्ट ये हुए, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। तो इंडिया प्राइमरी प्रोडक्ट का एक एक्सपोर्टर बन गया। जैसे अब प्राइमरी प्रोडक्ट यानी कि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया इंडिया। कौन कौन सा मटेरियल था वो देखिए, सच एज रॉ सिल्क, कच्चा सिल्क है, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, इंडिगो नील की खेती उस समय होती थी, जूट एक्सेट्रा, इन सब का एक्सपोर्टर बन गया। एंड एन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक, और फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स का इम्पोर्टर बना वो। यानी कि हम एक्सपोर्टर बन गए थे, रॉ मटेरियल देते थे, एक्सपोर्टर मतलब भेजते थे इंग्लैंड को रॉ मटेरियल्स, और फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट करते थे, अपने देश में बेचते थे उसको, लाइक कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोडक्ट्स। कुछ कैपिटल गुड्स जैसे हल्की मशीनरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द फॉरेन फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में बनी हुई कुछ छोटी छोटी मशीनरी गुड्स के इम्पोर्टर बन गए थे हम, और कॉटन, सिल्क और वुलन क्लोथ्स के भी। यानी कि अपने ही देश के रॉ मटेरियल से बनी, ब्रिटेन में बनी चीज़ें इंडिया में ही बिक रही थीं। तो ये एक अपोजिट इफेक्ट था, यानी कि एक्सप्लॉइटेटिव नेचर रहा था ब्रिटिश पॉलिसी का। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज, सभी प्रैक्टिकल पर्पज के लिए ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो ब्रिटेन ने इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स दोनों पर मोनोपोली कंट्रोल कर लिया, यानी कि अपना कंट्रोल, अपना अधिकार जमा लिया था। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। आधे से ज़्यादा इंडिया का फॉरेन ट्रेड ब्रिटेन में ही लिमिटेड रह गया था, वाइल द रेस्ट वाज अलाउड विद फ्यू अदर कंट्री। जबकि बचा हुआ ट्रेड कुछ ही कंट्रीज के लिए अलाउ था, जैसे चाइना के लिए, सीलोन श्रीलंका के लिए एंड पर्सिया ईरान के लिए। द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कनाल, स्वेज कनाल, स्वेज नहर के खुल जाने से क्या हुआ, फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। तो स्वेज कनाल एक नेशनल हाईवे बन गया था, उसके खुल जाने से ब्रिटिश कंट्रोल, इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर ब्रिटिश कंट्रोल और बढ़ गया था। लेकिन स्वेज कनाल क्या है, इसके बारे में आप और जानते हैं। स्वेज कनाल यहाँ है, देखिए यूनाइटेड किंगडम, यहाँ से स्वेज नहर निकलती है और ये एक सब कई कंट्रीज पार करती हुई सीधे इंडिया में एंटर करती है। तो इस स्वेज नहर ने बहुत बड़ी हेल्प की थी इंग्लैंड और ब्रिटेन के, इंडिया के बीच ट्रेड रिलेशंस डेवलप करने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड बाज। तो कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंडिया के फॉरेन ट्रेड की सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या थी, द जनरेशन ऑफ अ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। बहुत बड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस गेन करना, बहुत ज़्यादा गेन करना, मनी गेन करना। बट दिस सरप्लस केम टू एट ए ह्यूज कॉस्ट ऑफ द टू द कंट्रीज इकोनॉमी। और ये सरप्लस देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी कॉस्ट के रूप में था। सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज़, बहुत सारी ज़रूरी चीज़ जैसे कि फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स,
केरोसिन एक्सेट्रा वर स्केर्सली अवेलेबल, बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल थे इन द डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि डोमेस्टिक इंडिया के मार्केट में ये चीज़ें बहुत कम थी क्योंकि ये सभी ब्रिटिश जा चुकी थी। फर्दर मोर इसके आगे, दिस एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया। तो ये एक्सपोर्ट सरप्लस आगे गोल्ड या सिल्वर के रूप में कभी भी इंडिया में नहीं रहा। रेदर दिस वाज यूज टू मेक पेमेंट्स फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। तो इस सब का यूज ब्रिटेन की कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिस सेटअप करना और दूसरे पेमेंट के खर्चों में लगा दिया गया। एक्सपेंसेस ऑन वार, जैसे कि युद्ध के जो खर्च थे, अगेन फॉर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो और भी युद्ध किए थे उनमें सारा पैसा लगा था। एंड द इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स ऑल ऑफ विच लेड टू द ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ। कुछ दूसरे इनविजिबल आइटम्स का खर्च इंपोर्ट करना, तो ये सब क्या था, ओवरऑल ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, इंडियन प्रॉपर्टी को ड्रेन करना होता है, यहाँ से भारत की सारी जायदाद को ब्रिटेन के लिए पहुँचा देना।